नमस्कार विद्यार्थियों। जयप्रकाश नारायण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीतिक विचारकों का हम अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आज हम जयप्रकाश नारायण के बारे में अध्ययन करेंगे। जयप्रकाश नारायण भारत के अंतर्गत एक समाजवादी विचारक माने जाते हैं, लेकिन उनकी जो समाजवादी अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन इन सब की समाजवादी अवधारणा से बिल्कुल विपरीत है। विपरीत इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो समाजवादी जो आदर्श है कि समाज के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, वो उस आदर्श को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उस आदर्श की प्राप्ति के लिए जो कार्ल मार्क्स ने हिंसात्मक रास्ता बताया उससे वो सहमत नहीं है और वो ये चाहते हैं कि समाज के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना नैतिकता के आधार पर, अहिंसा के आधार पर, मानवीय मूल्यों के आधार पर होनी चाहिए। यानी कि समाजवाद की स्थापना के लिए वो गांधीवादी तरीका अपनाना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण भारत के अंतर्गत एक इस तरह के विचारक माने जाते हैं जो कि समाज में नैतिकता को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, आदर्शों को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और लोक शक्ति में वो विश्वास करते हैं, जनता की शक्ति में विश्वास करते हैं। वो ये चाहते हैं कि जनता को जागृत करके हम समाज में जो चाहे परिवर्तन कर सकते हैं। तो उनकी जो समाजवादी अवधारणा है, या अपन कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण के जो सर्वोदय के संबंध में विचार हैं वो उसका अपन आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वोदयवादी जो उनकी विचारधारा है उसे कई विद्वानों ने समाजवादी सर्वोदय भी कहा है। सर्वोदय का जैसे जयप्रकाश नारायण ने अर्थ बताया है कि किसी वर्ग विशेष का उदय नहीं, सर्वोदय, सबका उदय। सबका उदय यानी कि सभी का कल्याण करने वाली व्यवस्था, उसे सर्वोदय व्यवस्था कहा है। जयप्रकाश नारायण के शब्दों में हम कह सकते हैं कि सर्वोदय केवल समाजवाद की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसका सीधा अर्थ ये है कि एक नवीन मानवीय संस्कृति की शुरुआत। एक नवीन मानवीय संस्कृति की शुरुआत का तात्पर्य हम यही कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत नैतिकता, अहिंसा और समुचित सभी जनता का, सारी जनता का विकास हो। किसी एक वर्ग विशेष, जाति विशेष का विकास नहीं, बल्कि संपूर्ण जनता, सर्वोदय, संपूर्ण जनता का विकास हो। तो कहने का तात्पर्य जयप्रकाश नारायण के जो सर्वोदय संबंधी विचार है उसके बारे में हम अध्ययन करें तो उसका अर्थ, सर्वोदय का अर्थ हम पढ़ चुके हैं कि एक वर्ग विशेष का नहीं बल्कि सभी का उदय, सभी का कल्याण सर्वोदय के अंतर्गत आता है। सर्वोदय के जो आधार है, या हम सर्वोदय किसे कह सकते हैं, सर्वोदय के अंतर्गत क्या क्या है, उसका आधार यदि हम देखें तो सबसे पहला आधार है जाति रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना करना। सर्वोदय के अंतर्गत कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं, जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विभिन्न प्रकार की जातियां, इन सब से रहित एक मानव शक्ति पर आधारित ये समाज होगा। उसमें कोई भी जाति या कोई भी वर्ग नहीं होगा, बल्कि मानव का महत्व, मानव होने के नाते हम कह सकते हैं कि मानव होने के नाते उसका महत्व होगा। दूसरा, इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्वच्छ और कुशल प्रशासन होगा। सर्वोदय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संपादित की जाती है, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की इसमें अकुशलता नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, रिश्वतखोरी नहीं होगी, लालफीताशाही नहीं होगी, बल्कि प्रशासन एक स्वच्छ प्रशासन और कुशल प्रशासन, कुशल प्रशासन जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, प्रजा है, उनको सेवाएं देने के लिए सक्षम होगा। एक कुशल प्रशासन होगा जो सभी प्रकार की बुराइयों से विमुक्त होगा। तीसरा, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं
कि सामाजिक व्यवस्था का जो आधार होगा वो विकेंद्रीयकरण होगा। सर्वोदय व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत भी, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत भी किसी एक व्यक्ति वर्ग के हाथों में शक्ति नहीं होगी, बल्कि सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत भी ये विकेंद्रीयकरण होगा। यानी कि समाज के सबसे आखिर के व्यक्ति के पास भी सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में उसके पास भी शक्ति होगी। दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उसका शोषण नहीं किया जा सकेगा। सामाजिक कुरीतियों के नाम पर, सामाजिक व्यवस्थाओं के नाम पर, परंपराओं के नाम पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव, अत्याचार, शोषण नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत समस्त जो शक्ति है वो वास्तविक रूप में जनता को प्राप्त होगी। सर्वोदय के अंतर्गत जो शक्ति है, जैसे लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन माना जाता है, लेकिन यदि वास्तविक रूप में हम देखें तो लोकतंत्र जनता का शासन नहीं बनकर बल्कि अल्पतंत्र लोकतंत्र बन जाता है, या कह सकते हैं बहुमत पर आधारित शासन बन जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप से जनता को शक्ति प्राप्त होगी। अधिकारी जो वर्ग है, प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो अधिकारी वर्ग है वो अपने आप को जनता का सेवक मानेंगे, जनता का स्वामी नहीं मानेंगे। इस प्रकार की यह सर्वोदय व्यवस्था का आधार होगा, और इस सर्वोदय के अंतर्गत किसी एक वर्ग विशेष का नहीं बल्कि सभी का उत्थान होगा। न सिर्फ जनता का बल्कि सभी का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार का उत्थान इसके अंतर्गत होगा। अब इस प्रकार की व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके अंतर्गत भी जयप्रकाश नारायण ये कहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था को सर्वोदय, जिसके अंतर्गत पूरी जनता का विकास हो रहा है, कल्याण हो रहा है, और उसके अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके लिए भी जयप्रकाश नारायण ये कहते हैं कि इसमें एक अहिंसक, शोषण रहित, सहकारिता के आधार पर समाज की स्थापना होगी। अहिंसक समाज होगा, हिंसा पर आधारित किसी भी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होगी। अहिंसात्मक समाज होगा, शोषण रहित होगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, शोषण पर आधारित समाज नहीं होगा, अहिंसक समाज होगा। साथ ही सहकारिता के आधार पर, सहयोग के आधार पर, सहकारिता के आधार पर कार्य किया जाएगा। तो ये क्या आधार होंगे, इसके अंतर्गत पहला है कि इसके अंतर्गत सहयोग के आधार पर नैतिकता पर आधारित समाज होगा। जो सामाजिक संरचना है, जो राजनीतिक संरचना है, वो नैतिकता पर आधारित होगी, यानी कि नैतिक मूल्यों से युक्त समाज की स्थापना होगी। कोई भी हिंसा पर आधारित कोई कार्य नहीं होगा। समाज, ये जो सर्वोदय व्यवस्था है, इसके अंतर्गत सबका उत्थान करना है। सबके उत्थान के लिए एक आवश्यक रास्ता जयप्रकाश नारायण ये बताते हैं कि नैतिकता के आधार पर ही समाज के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं वो दूर की जा सकती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत ये जो समाज होगा, सर्वोदय जो समाज होगा, वो अहिंसा व प्रेम की शक्ति पर आधारित होगा। किसी भी कार्य को, किसी भी कानून में परिवर्तन करना है, व्यवस्था में परिवर्तन करना है, कोई मूल्य लेने हैं, या अपनी कोई बात मनवानी है, तो उन सब के लिए जो उनका तरीका होगा वो अहिंसात्मक तरीका होगा। कोई आंदोलन, उग्रता, इस तरह की कोई इसके अंतर्गत व्यवस्था नहीं होगी। और साथ ही साथ प्रेम की शक्ति पर यह आधारित होगा। प्रत्येक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति, नागरिकों का अधिकारियों के प्रति, अधिकारियों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक प्रेमपूर्ण व्यवस्था सर्व पर आधारित ये सर्वोदयी समाज स्थापित किया जा सकेगा। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो व्यवस्था होगी उसके अंतर्गत बैंक और बीमा जो कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होगा, बैंक किसी भी
एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह या राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में नहीं होंगे, जिससे कि जनता का आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यानी कि जनता को सुविधाएं, बैंक की सुविधाएं प्राप्त होगी। बीमा कंपनियां हैं, उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत ग्राम का विकास किया जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो ग्रामों का देश रहा है, और ग्रामों का देश रहने के कारण सर्वोदय के अंतर्गत तब तक सर्वोदय नहीं हो सकता जब तक कि गांव का उदय नहीं हो। तो गांव के अंतर्गत भी विकास करने की यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएगी, और साथ ही साथ कृषि भूमि का भी विकास किया जाएगा। कृषि भूमि के विकास के लिए आवश्यक है कि इसके अंतर्गत जो व्यवस्था होगी, कृषि भूमि की जो व्यवस्था होगी, उसके अंतर्गत जो कृषि भूमि को जोतने वाला है उसका अधिकार कृषि भूमि पर रहेगा, और साथ ही इसके अंतर्गत जो बंजर रही हुई भूमि है उसको कृषि योग्य बनाने की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। कृषि से प्राप्त जो आय है उसका सहकारिता के आधार पर उसका प्रयोग किया जाएगा। कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपजाऊ हो, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं हो। इस कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं सर्वोदय समाज के अंतर्गत की जाएगी। जयप्रकाश नारायण ये कहते हैं कि भारत के अंतर्गत अधिकतर लोग कृषि के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए सरकार का, प्रशासन का ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि सभी लोगों का भला करने के लिए आवश्यक है कि कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत उद्योगों और आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। जो आर्थिक शक्ति है, जो उद्योग है, उनका प्रतियोगी के आधार पर उसका विकास नहीं किया जाएगा कि एक उद्योग दूसरे उद्योगों के बीच आपसी प्रतियोगिता हो और उस आधार पर एक उद्योग आगे बढ़े, दूसरा थोड़ा कम हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत नहीं होगी। और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि ये जो उद्योग है और इसकी जो आर्थिक शक्ति है, इसके आधार पर दोनों में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी विकेंद्रीकरण को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि सर्वोदय के लिए ग्राम पंचायतों को सबल बनाया जाएगा। जयप्रकाश नारायण ये मानते हैं कि ग्राम पंचायतों को वास्तविक रूप से उनको राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, और जो बजट है उसका 50% ग्राम पंचायतों के ऊपर खर्च किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को सबल बनाने से तात्पर्य ये है कि गांव के अंतर्गत होने वाले जो भी झगड़े हैं वो ग्राम स्तर पर ही सुलझा लिए जाएंगे, और प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर होने की दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। जब प्रत्येक गांव आगे बढ़ेगा, उदय होगा, तो प्रत्येक गांव का उदय सर्वोदय की दिशा की ओर एक कदम हो सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित वास्तविक व्यवस्था होगी। ये जो सर्वोदय व्यवस्था है, इसके अंतर्गत लोकतंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के बड़े बड़े नारे भले ही दिए जाए, लेकिन वास्तविक रूप से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्राप्त करने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई अभी तक बाकी है। लेकिन जयप्रकाश नारायण ये कहते हैं कि सर्वोदय, उनकी जो सर्वोदय व्यवस्था है उसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को वास्तविक रूप में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा भी था कि मुझे इस सर्वोदय व्यवस्था के अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को इसके अंतर्गत समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत विलीन कर देना ही है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत सर्वोदय की जो अवधारणा है वो गतिशील अवधारणा है। जयप्रकाश नारायण ये कहते हैं कि इस अवधारणा के अंतर्गत सर्वोदय व्यवस्था ऐसी नहीं है कि ये सर्वोदय व्यवस्था कोई लास्ट अंतिम व्यवस्था हो, ये एक गतिशील व्यवस्था है। उन्होंने ये माना है कि इसके अंतर्गत आने वाले समय में, परिवर्तित समय में और भी बहुत कुछ इसके अंतर्गत ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति एक सत्य का अन्वेषक होता है तो वो सत्य का कुछ रूप ग्रहण करते हुए
आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही सर्वोदय जो व्यवस्था है, जयप्रकाश नारायण ये कहते हैं कि ये कोई अंतिम व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसमें और भी आगे प्रयास किए जा सकते हैं। तो वो ये मानते हैं कि सर्वोदय व्यवस्था के अंतर्गत हम इसमें और भी आगे कुछ जिससे सबका भला हो। तो ये सबका भला हो एक व्यापक शब्द है और व्यापकता के कारण ये गतिशील है। जो जयप्रकाश नारायण ये कहते हैं कि मैंने जो कह दिया वो ही अंतिम हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें हम और भी ज़्यादा जो दूसरों का भला करे, उदय करे, उसमें हम और भी सिद्धांत और भी तत्व इसमें जोड़े जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य, जयप्रकाश नारायण समाज के अंतर्गत नैतिकता पर आधारित, अहिंसा के आधार पर आधारित और प्रेम पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिससे सबका भला हो। यही उनकी सर्वोदयवादी अवधारणा है।